आप देख रहे हैं के न्यूज। मंथन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। मंथन में आज महिला आरक्षण को लेकर जिक्र। दरअसल नई संसद भवन के यानी कि सत्र के दूसरे दिन की कार्यवाही के दौरान जो एक फैसला पास हुआ, पेश हुआ, वो है महिला आरक्षण बिल और इसे इतिहास के पन्नों में दर्ज किया जाएगा और ये ऐतिहासिक पल भी माना जा रहा है। और इसके साथ साथ महिला आरक्षण को लेकर कई अहम सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं। संसद के विशेष सत्र के बीच यूनियन कैबिनेट की अहम बैठक में यानी कि सोमवार को सरकार ने महिला आरक्षण विधेयक को मंजूरी दी। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी थी, जिसके बाद दूसरे दिन मंगलवार को लोकसभा में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पेश कर दिया गया। और इससे पहले संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद पटेल ने ट्वीट कर लिखा था कि महिला आरक्षण की मांग पूरा करने का नैतिक साहस मोदी सरकार में ही था, जो कैबिनेट की मंजूरी से साबित हो गया। और यह बिल लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण का रास्ता सुनिश्चित करेगा। महिला आरक्षण विधेयक को संविधान विधेयक 2008 में भी कहा जाता है और इस विधेयक के कानून बनने के बाद से लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित होंगी। चर्चा आज इसी मुद्दे को लेकर करेंगे क्योंकि 27 साल से लटके इस बिल के पास होने के बाद महिलाओं को क्या लाभ होगा, साथ ही अब विपक्ष का इसको लेकर आगे का रुख क्या होने वाला है, क्योंकि इसको लेकर लगातार प्रतिक्रियाएं भी आनी शुरू हो गई हैं। तो दरअसल सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि महिला आरक्षण विधेयक में क्या है और इसमें क्या क्या प्रावधान है। महिला आरक्षण विधेयक में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित करने का प्रावधान है, जो कि आज सदन में जिक्र भी किया गया। विधेयक के अनुसार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों की कुल संख्या में से 1/3 उन समूहों की महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। विधेयक में प्रस्तावित है कि हर आम चुनाव के बाद आरक्षित सीटों की रोटेट किया जाना चाहिए। आरक्षित सीटें राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में रोटेशन की जो प्रक्रिया है वो आवंटित की जा सकती है और इस संशोधन अधिनियम के लागू होने के 15 साल बाद महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण समाप्त हो जाएगा और फिर एक बार पुनः जो फैसला है वो लोकसभा ले सकेगा। लैंगिक समानता और समावेशी शासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होने के बावजूद ये विधेयक बहुत लंबे समय से विधायी यानी कि अधर में लटका हुआ था। अगर 2010 का जिक्र करें तो ये राज्यसभा में पारित हो गया था, मार्शलों ने कुछ सांसदों को बाहर कर दिया था और 33% आरक्षण का विधेयक विरोध किया गया था उस दौरान। हालांकि ये विधेयक रद्द भी हो गया था क्योंकि लोकसभा से पारित नहीं हो सका था और संसद के विशेष सत्र से पहले विभिन्न राजनीतिक दलों के कई नेताओं ने महिलाओं के लिए आरक्षण पर जोर भी दिया था। मौजूदा अगर लोकसभा का जिक्र करें तो 78 महिला सदस्य चुनी गई, जो कुल संख्या 543 का यानी कि 15% से भी कम है। सरकार की तरफ से बीते दिसंबर में संसद के साथ शेयर किए गए आंकड़ों के मुताबिक राज्यसभा में भी महिलाओं का प्रतिनिधित्व लगभग 14% है। आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, गोवा, गुजरात, हिमाचल और प्रदेश और आपको बता दें कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, ओडिशा, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, पांडुचेरी सहित कई ऐसे राज्य विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 10% से कम है। अब आरक्षण आने के बाद क्या कुछ बदलाव देखने को मिलेंगे, ये काफी दिलचस्प होने वाला है। दिसंबर 2022 का अगर जिक्र करें तो सरकारी आंकड़ों के अनुसार बिहार, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में 10 से 12% महिला विधायक थी। वहीं छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और झारखंड में क्रमशः 14.44%, 13.7%, 12.35% के साथ ही महिला विधायक संबंधी सूची में सबसे आगे हैं। अब अगर बात की जाए कि अब ये जो महिला आरक्षण बिल है पेश हुआ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुराने संसद भवन में अपने अंतिम भाषण में कई अहम बातों का जिक्र भी किया। उन्होंने 7500 से अधिक जनप्रतिनिधियों ने काम किया, यानी कि जो 70 और 75 साल के कार्यकाल के दौरान
जो प्रस्ताव या फैसले सदन में लिए गए उन तमाम अहम बातों का जिक्र करते हुए नई सदन का रुख किया गया आज, और वो काफी ऐतिहासिक क्षण रहा क्योंकि कदम ताल मिलाते हुए, चाहे वो पक्ष के नेता रहे हों या विपक्ष के नेता रहे हों, नई सदन का उन्होंने रुख किया और पहले ही दिन कार्यवाही में महिला आरक्षण पेश हुआ, जो एक लंबे अरसे से यानी कि 27 साल से लटका हुआ था और लगातार ये मांग उठ रही थी कि महिला आरक्षण बिल पास होना चाहिए। आज इसी मुद्दे को लेकर मंथन में चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका परिचय करा देते हैं। मोहम्मद अब्बास हैं, पूर्व राज्य मंत्री हैं उत्तर प्रदेश से। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अशोक बजाज हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं, आपका स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। श्रीकांत, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और नवनीता तिर्की हैं, कांग्रेस प्रदेश सचिव हैं पश्चिम बंगाल से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। चूंकि आज नई सदन में देखा जाए तो महिला आरक्षण बिल पेश हुआ है, तो इसको लेकर शुरुआत हम महिला होने के नाते नवनीता जी से ही करना चाहेंगे। नवनीता जी, आप इस महिला आरक्षण बिल जो पेश हुआ आज, इसको किस नजरिए से देखती हैं? क्योंकि एक लंबे अरसे से ये मांग उठाई जा रही थी और एक लंबे अरसे बाद, जद्दोजहद के बाद आज ये बिल पेश हुआ। जी हाँ, ये बहुत लंबे अरसे से ये हमारे स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी का सपना था कि महिला आरक्षण किया जाए। और इस बिल को हमारे 1993 में ये ऑलरेडी प्रपोज्ड था। उसके बाद आज ये पास हुआ है, तो हम भी वुमेन एम्पावरमेंट के लिए हम लोग भी बहुत खुश है कि ये बिल पास हुई है। लेकिन ये जो ये मांग लेकिन कांग्रेस सरकार की तरफ से ही थी, उसको आज इतने सालों बाद 27 साल बाद इसको जाके अप्रूव किया गया है। लेकिन इसमें एक सवाल अभी भी है, यही कि बिल पास हो चुकी है, हम सब इस विषय से बहुत खुश है, लेकिन यहाँ पे एक क्लॉज है, वो ये है कि जनगणना के बाद इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। ये जनगणना कब होगी? 2029 में? 2021 को होने वाली थी, वो तो हुई नहीं, अब कब होगी ये? तो ये बिल पास करने की जो मुद्दा जो है, ये इन्होंने बोल दिया कि हाँ आज हमने बिल पास कर दिया, लेकिन ये फिर और एक जो क्लॉज इन्होंने रख दिया कि जनगणना होने के बाद इसको ये काम मतलब आपका इम्प्लीमेंट होगा। तो ये जनगणना कब होगा, ये हम जानना चाहते हैं। दूसरी बात है कि ये जो ब्रेन चाइल्ड है, ये तो है तो कांग्रेस सरकार की ही, क्योंकि ये मांग तो राजीव गांधी की थी, और पीवी नरसिम्हा राव जब हमारे प्रधानमंत्री थे तब ये प्रपोज भी किया गया था, और आपका राज्यसभा में ये तब दोनों, जैसे हम लोग जानते हैं लोकसभा और राज्यसभा दोनों में ही अगर ये इसको अगर सैंक्शन ना किया जाए तो फिर ये आपका बिल पास नहीं हो सकता है। इस कारण से आज इतने सालों बाद हमारे जो भी मतलब विरोधी दल है, इन लोगों ने विरोध करते करते आज 27 साल लग गई इस बिल को पास करते हुए। तो यही हम बोलेंगे कि है तो ये कांग्रेस की ही चिंता, और ये हमारे स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी के उनके सपने ये थे कि 30% महिला संरक्षण सीट की जाए। तो हम ये इस बात से बहुत खुश है कि चलो 27 साल बाद ही सही, लेकिन आप क्रेडिट कांग्रेस को देना चाहती हैं? ऑफ कोर्स हम क्रेडिट कांग्रेस को देंगे, क्योंकि ये ब्रेन चाइल्ड तो कांग्रेस की ही है। ठीक है, इस बात का जवाब ले लेते हैं। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता मौजूद हैं, अशोक बजाज जी, आपका रुख करते हैं। आपने बखूबी नवनीता तिर्की जी की बात को सुना होगा और समझा होगा, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि हम इस महिला आरक्षण बिल का स्वागत तो करते हैं, लेकिन एक क्लॉज जो बीच में आ रहा है कि जनजातीय जनगणना, यानी कि जनगणना कब होगी और उसके बाद ही इसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो इस बात का जवाब चाहेंगे आपसे, और क्रेडिट कांग्रेस को जाता है क्योंकि 2010 में इसे राज्यसभा में यूपीए के द्वारा पेश किया गया था। अशोक जी, आपको आवाज मिल पा रही है? चलिए, मुझे लग रहा है अशोक जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। दूसरे मेहमान का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ मोहम्मद अब्बास जी भी जुड़े हुए हैं।
और साथ ही श्रीकांत वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़े हुए हैं। मोहम्मद अब्बास जी, आपका रुख करते हैं। देखा जाए तो महिला आरक्षण बिल एक लंबे अरसे के बाद आज पेश किया गया और फिर अब इसका इम्प्लीमेंट जिस तरीके से जिक्र हो रहा है कि जनगणना के बाद ही हो सकेगा, तो इसको लेकर सवाल भी उठाए जा रहे हैं विपक्ष की तरफ से। किस नजरिए से देखते हैं? समाजवादी पार्टी राम मनोहर लोहिया जी के समय से लेकर माननीय नेता मुलायम सिंह यादव जी से और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी तक महिलाओं का सम्मान सर्वप्रथम सबसे पहले समाजवादियों ने ही चूल्हे से महिलाओं का सम्मान हो ये बात रखी है और महिला सम्मान पर बहुत बड़ी एक लड़ाई समाजवादी पार्टी ने लड़ी है। मुलायम सिंह यादव जी ने चंबल बिहार में रहने वाली एक महिला को इतना सम्मान दिया कि उठा के पिछड़ी जाति की महिला थी उस सांसद के सम्मान सर्वोच्च शिखर तक पहुंचाने का काम। पता नहीं क्यों मोहम्मद अब्बास जी, इस बात का मैं थोड़ा सा पहले से ही अंदाजा लगा बैठी थी कि हर एक पार्टी के पास एग्जाम्पल तो होगा और वो एग्जाम्पल का आप जिक्र भी कर रहे हैं। पहले से अंदेशा था इस बात का। जी कंटिन्यू। जिस विषय पर आपने बुलाया मैं उसी पर आ रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पहली बात तो 4 दिन का सत्र है, आज पेश हुआ, अगर परसों तक इस पे वोटिंग नहीं करा पाई तो ये फिर 15 लाख के वादे की तरह हो जाएगा। सरकार इसको गंभीर नहीं लग रही बल्कि चुनावी मूड में है, तो बस वो के साहब हमने तो रोका नहीं, इस पे चर्चा होनी चाहिए, पिछड़ों का आरक्षण सुनिश्चित होना चाहिए, पिछड़े वर्ग की महिलाओं का आरक्षण सुनिश्चित होना चाहिए, जनगणना हो तो जातिगत जनगणना होना चाहिए। इसका हम स्वागत करते हैं, लेकिन सरकार की मंशा ठीक नहीं लगती, कुछ समय नहीं है। विशेष सत्र में अगर ना हो पाया, परसों तक इस पे वोटिंग ना हो पाई तो कैसे पास होगा? फिर गया लंबे अरसे तक, फिर चुनावी मोड में चले जाएंगे पीएम साहब। तो ये बिल का स्वागत है, अच्छी बात है। समाजवादियों का एक लंबा संघर्ष महिला सम्मान के लिए रहा। महिला का चूल्हे से लेकर समाजवाद, सबसे बड़ी लड़ाई समाजवादियों ने लड़ी है कि महिला को सम्मान उसके चूल्हे पे मिले और सत्ता के सर्वोच्च शिखर संसद जो होता है वहां तक उसको सम्मान देने की बात। अच्छा मोहम्मद अब्बास जी, समाजवादी पार्टी अगर देखा जाए महिला सशक्तिकरण को लेकर, मुझे लगता है सभी पार्टियां इस बात का जिक्र करती हैं महिला सशक्तिकरण का, लेकिन सशक्त एक महिला कैसे है? अगर एक कहते हैं ना, एक बैकग्राउंड है आपका, राजनीतिक बैकग्राउंड है, बहुत ध्यान से सुनिएगा इस बात को मोहम्मद अब्बास जी, एक राजनीतिक बैकग्राउंड, और सबसे अगर उत्तर प्रदेश में जिक्र किया जाए तो मुझे लगता है पूर्व सीएम अखिलेश यादव का है। और यहाँ पर अगर राजनीति से जुड़ी हुई कोई महिला नहीं है तो उसे सशक्त करने के लिए कितनी वरीयता दी जाती है, उसे कितना संघर्ष करना पड़ता है। अगर आपका राजनीतिक बैकग्राउंड है तो आप आसानी से सफर कर जाते हैं, आप आसानी से के जो ससुर हैं वो सांसद हैं, एमएलए हैं, तो जाहिर सी बात है आपको वो प्राथमिकता दी जाती है। तो उसे हम देखकर ये नहीं कह सकते कि हम महिला सशक्तिकरण का एग्जाम्पल दे दें, नहीं कह सकते। इस बात को मानते हैं आप? बिल्कुल नहीं मानता। समाजवादी पार्टी की जो मांग है कि पिछड़ों को आरक्षण सुनिश्चित किया जाए, तो सबल महिला और राजनीतिक परिवार की महिला क्यों आएगी? फिर तो पिछड़ों की, दलितों की महिलाओं को आरक्षण है तो फिर तो वहीं से लाना पड़ेगा ना। तो उन वर्गों में तो बहुत ज्यादा सबल और मजबूत परिवार नहीं होंगे ना। तो हमारी तो मांग है कि पिछड़ों का आरक्षण सुनिश्चित कर दो, ताकि किसी भी बिंद, कश्यप, बल्ला, कुमार, तुराहा, ये सब जाति हैं, छोटी छोटी जाति, इनकी महिलाएं भी सशक्तिकरण का लाभ ले। फिर राजनीतिक घराने की महिलाएं क्यों उठाएंगी? इसी वजह से आरक्षण लागू करवाना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी की मांग है कि ठीक है, महिला आरक्षण का आप समर्थन करते हैं? हम हमेशा समर्थन किया है, हमेशा लड़ाई लड़ी है, लेकिन जिस तरह से लॉलीपॉप की तरह विशेष सत्र में लाकर, अटेंडम लाकर चर्चा नहीं कराएंगे, सबल वर्ग, एक विशेष वर्ग का इसमें लाभ देने की बात हुई। हमारी मांग है कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, वो जनगणना में जातिगत जनगणना जुड़े और महिला आरक्षण में पिछड़ों का आरक्षण सुनिश्चित होना चाहिए। चलिए, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़े हुए हैं, श्रीकांत जी का रुख कर लेते हैं। श्रीकांत जी, आपकी प्रतिक्रिया इस मामले को लेकर बेहद अहम हो जाती है, जिस तरीके से जो सवाल उठाए जा रहे हैं पक्ष और विपक्ष की तरफ से। हालांकि अभी बीजेपी प्रवक्ता का रुख करेंगे, कई अहम सवालों का जवाब लेंगे। मुझे लग रहा है तकनीकी खामी के चलते संपर्क नहीं हो पा रहा है, आवाज़ नहीं जा रही है। श्रीकांत जी, महिला आरक्षण बिल को आप किस नज़रिए से देखते हैं? हालांकि लगातार मांग उठाई जा रही थी, अब पेश हो गया, पेश होने के बाद भी सवाल उठाए जा रहे हैं, जातीय जनगणना
योजना का जिक्र किया जा रहा है, क्योंकि उसके बाद ही इम्प्लीमेंट हो सकेगा इसका। अभी बहुत सारे कानूनी दांव पेच हैं जो फंसते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, सबसे पहले बात तो मैं कहूंगा कि वर्षों बाद ये बिल पास हो रहा है जी, इसलिए मैं समझता हूँ कि देर आए दुरुस्त है। लेकिन बिल्कुल। बीजेपी ने जो दांव खेला है, ये लोकसभा चुनाव के पहले ये बिल पास किया है। इससे तो हम समझ जाते हैं कि लोकसभा इलेक्शन को आगे ध्यान में रख के सब किया है। लेकिन खेलते ये करते हुए भी उन्होंने एक जो जनगणना का एक जो आधार रखा है, उस पर थोड़ी सी शंका आ रही है और आनी भी चाहिए। दूसरी बात है कि ये बिल का इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से होगा, क्योंकि हमें संविधान ने हमें बहुत सारे अधिकार दिए हैं। आज तक का इतिहास देखा जाए जी, हर एक पार्टी ने अपने अपने जितने इलेक्शन हुए कितनी महिलाओं को कितना सम्मान दिया। अभी कर्नाटक के इलेक्शन हो गए थे, उस वक्त यही जो महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं सब पार्टियां, वो लोगों ने कितनी महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा अपनी सीटें दे दी। ये कोई बताएगा यहाँ पे? अरे आज आरक्षण आया है इसलिए आप दे रहे हो क्या? इसके पहले आपके पास ऐसी सशक्त महिला नहीं थी कि जिनके लिए आप उनको टिकट दे सकते थे? आज एक जबरदस्ती दिया जाएगा क्योंकि आरक्षण मिला इसलिए दे दो। लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन सही तरह से होगा क्या? सबसे मैंने मैं देखना चाहता हूँ कि ग्राम पंचायत हो, जिला पंचायत हो, तालुका पंचायत हो, जहाँ पे जो अर्बन या रूरल एरिया हो, वहां पे किस तरह से इसका इम्प्लीमेंटेशन होगा वो सबसे बड़ी बात होगी। क्योंकि हम अर्बन एरिया की बात करते हैं, वहां पे थोड़ी सी पढ़ाई विढ़ाई करने वाले अच्छी सुशिक्षित महिलाएं बहुत होती है, वहां पे उनका ये चलेगा, उसका प्रभाव रहेगा। लेकिन जो ग्रामीण भाग है वहां पे जो महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा वो किस प्रकार का होगा और उसके इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा? क्योंकि आजकल का मैं जो देख रहा हूँ उसमें देखता हूँ कि जहाँ पे महिलाओं को दिखाते हैं लेकिन पीछे से जो रिमोट चलता है वो तो पुरुषों का ही चलता रहता है। तो इसका ये आरक्षण आने के बाद में उसमें किस तरह से प्रभावी तरीके से इसकी अंमलबजावनी, वो सबसे बड़ी बात होगी। बिल्कुल। क्या कुछ बदलाव आने वाले समय में देखने को मिलेगा? क्योंकि आज भी पुरुष प्रधान समाज का जिक्र बार बार होता है और महिला सशक्तिकरण का भी जिक्र डंके की चोट पर होता है, लेकिन बावजूद इसके किस तरीके से महिला सशक्तिकरण के एग्जाम्पल्स हैं, एक दो एग्जाम्पल्स हैं ऐसे, और हर एक राजनीतिक पार्टी के सामने 10 से 20 एग्जाम्पल्स होंगे मुझे लगता है। लेकिन यहाँ पर देखा जाए महिला आरक्षण को लेकर कई सवाल उठाए जा रहे हैं, किस तरीके से इसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा। रूरल एरिया का जिक्र किया और अर्बन एरिया का जिक्र किया। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, आपका रुख करेंगे। अशोक बजाज जी, आपको आवाज मिल पा रही है? अशोक जी, अगर आपको आवाज मिल पा रही है तो आपसे हमारा सवाल है महिला आरक्षण को लेकर, जैसा कि कांग्रेस की प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, प्रदेश सचिव नवनीता जी का कहना है कि एक क्लॉज यहाँ पर रखा गया। महिला आरक्षण बिल का तो वो समर्थन कर रही हैं, क्रेडिट कांग्रेस को जिस तरीके से कांग्रेस ने उठाया इस बात का भी जिक्र कर रही हैं, और साथ ही उनका ये भी सवाल है। आपको अशोक जी आवाज मिल पा रही है? कंफर्म करिएगा। अशोक जी, आपको आवाज मिल पा रही है? अनम्यूट कर लीजिए। चलिए दोबारा से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। मुझे लगता है आवाज अशोक जी तक नहीं पहुंच पा रही है। नवनीता जी, महिला आरक्षण आपने सुना होगा, जो बहन जी हैं हमारी बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कई बार महिला आरक्षण का जिक्र किया। हालांकि आज उन्होंने इस बात का समर्थन भी किया और उन्होंने 50% महिला आरक्षण की मांग की थी, जबकि फ्रंट ऑफ कोई नीति नहीं महिलाओं के लिए, अपने घर के दरवाजे बंद हैं महिलाओं के लिए। और इस तरीके से महिला आरक्षण को लेकर कई ऐसी महिलाएं, अभी मैंने सोशल मीडिया में देखा, कई प्रतिक्रियाएं महिला आरक्षण को लेकर सामने आ रही हैं, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। कुछ इस आरक्षण का समर्थन भी कर रहे हैं और कुछ इसे सवाल भी उठा रहे हैं कि क्या जो सामर्थ्य है, क्षमता है महिलाओं की, क्या कमी है उस क्षमता और सामर्थ्य को लेकर जो ये महिला आरक्षण की जरूरत आन पड़ी? क्या आरक्षण सही मायने में मिलना चाहिए, आरक्षण होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? जी, हमारे ख्याल से तो आरक्षण होना चाहिए।
आरक्षण इसीलिए होना चाहिए ताकि जो हम लोग यहाँ पे जैसे बहुत अच्छी बात आपने भी यहाँ पे एक मुद्दा उठाई कि हम लोग आज भी जो है हम लोग पुरुष शासित समाज में जी रहे हैं। और यहाँ पे देखा जाता है कि महिलाओं को उनका टैलेंट रहने के बाद, वो काबिल होने के बाद भी काफी जगह पे उन्हें नहीं आगे बढ़ने दिया जाता है, या उन्हें इसीलिए पीछे आना पड़ता है कि वो तो एक महिला है, वो एक महिला है, क्या वो ये कर पाएगी? हालांकि आजकल हम लोग देख रहे हैं कि महिला कोई भी जगह पे कहीं भी पीछे नहीं है, बल्कि देखा जाए तो अगर हम लोग महिलाओं के एग्जाम्पल्स दे तो उन लोग बहुत अच्छे काबिल है, और उन लोग एक पुरुष से काफी अच्छा काम भी करते हैं हर एक क्षेत्र में। लेकिन फिर भी महिलाओं को काफी जगह पे हम लोग देखते हैं कि पीछे कर दिया जाता है कि वो तो एक महिला है, उनसे नहीं होगा, यहाँ पे एक पुरुष होने से बेहतर होगी। तो इस बारे में मैं बोलूंगी ये बहुत ही अच्छी विषय है, और महिलाओं को आगे हम लोग बढ़ने, इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ने के लिए हम लोग एक मौका दे सकते हैं। पॉलिटिक्स में महिलाओं का जो हम लोग देखा जाए तो पॉलिटिक्स में अभी भी महिला काफी कम दिखने को मिलता है, कि महिला से ज्यादा पुरुष अभी भी है। ये जो हम लोग अगर स्टैटिस्टिक्स चेक करें या जो भी है, तो हम लोग देखेंगे अभी भी महिला काफी जगह पे पीछे है। तो मैं बोलूंगी कि ये बहुत अच्छा एक हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है कि महिला आगे आ सकती है। लेकिन यहाँ पे और एक मुद्दा भी है जो मैं ये पर्सनली बोलूंगी कि हाँ, महिलाओं को उनका जो क्वालिटी है या फिर उनका जो क्षमता है, हर एक काबिल महिला को उस जगह पे आना चाहिए। ये नहीं कि उन किसी के द्वारा वो आगे आ जाए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसका बहुत मिस यूटिलाइजेशन भी हो सकता है। ये मैं जरूर बोलूंगी, ये नहीं होना चाहिए। और हर एक महिला जो आगे आना चाहती है पॉलिटिक्स में, उनको भी खुद आगे बढ़ना चाहिए, आगे आके खुद के लिए कुछ बोलना चाहिए। जैसे कि हम लोग कांग्रेस में आज पॉलिटिकल इंडिया में जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज है, उनमें से अगर देखा जाए तो ये हमारी कांग्रेस की जो महिला कांग्रेस जो है, ये काफी स्ट्रॉन्ग यूनिट है, और ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है। यहाँ पे हम लोग जब कोई भी महिला कांग्रेस की जो प्रोग्राम हम लोग देखते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे काफी काफी अच्छे एजुकेटेड, और गांव से भी हम लोग ऐसे कुछ महिलाओं को देखे हैं, देख के तो शायद उनको पता नहीं चलता कि उनमें इतनी काबिलियत है। तो हम लोग तो हमेशा देखते हुए हैं कि कांग्रेस सरकार महिलाओं को काफी अच्छे जगह पे, जैसे हमारे पंचायती राज में तो आपका रिजर्वेशन है ही, और वहां से जब महिलाएं जब आती है, जो इलेक्टेड पब्लिकली इलेक्टेड महिलाएं जो है, उन लोग काफी काबिल महिला है, बहुत अच्छे अपने गांव क्षेत्र में काम कर रहे हैं। और ये ठीक है, आपकी बात से इत्तेफाक रखते हैं, लेकिन राजनीति में अक्सर देखा गया है कि कोई अगर एक परिवारवाद, एक कुनबावाद चलता है। अगर देखा जाए बाहरी किसी महिला की एंट्री इतनी आसान नहीं होता कि राजनीति में एंट्री आसानी से हो जाए, काफी जद्दोजहद करनी पड़ती है। तो अब ऐसी सिचुएशन में, या हम जो राजनीतिक पार्टियां महिला सशक्तिकरण का जिक्र करती हैं, अब महिला आरक्षण बिल पेश हो गया है, तो क्या ऐसी सिचुएशन में ये बिल लागू होगा? ये आरक्षण जो महिलाओं के लिए काफी कारगर सिद्ध होने का दावा किया जा रहा है, तो इस सिचुएशन में ये लागू हो पाएगा? आरक्षण के तहत वो वरीयता मिल पाएगी? हो पाएगा, ये बढ़िया होगा, क्योंकि जब तक ये आरक्षण नहीं था तब तक क्या था कि हाँ, हम लोग किसी को भी प्रपोज कर सकते थे, लेकिन जब आरक्षण हो चुका है तो उनको महिला कैंडिडेट ही देना पड़ेगा, महिला को ही देना पड़ेगा। और ऐसी बात नहीं है कि मतलब तब कोई सिफारिश से या कोई ऐसी जगह से आप उठा के लेके दे सकते हैं। मैं ये भी बोलूंगी, इस बिल के साथ ये भी लागू होना चाहिए कि काबिल महिला को मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी सिफारिश से आगे आ जाए, लेकिन इसका कुछ क्राइटेरिया होना चाहिए, ताकि काबिल जो महिला है उसी को अपॉर्चुनिटी मिले, वही सामने आए जो कर पाएंगे। तो बिल्कुल, इसके साथ ठीक है, हमारे साथ है अशोक बजाज जी, भी बीजेपी प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। एक बार आरोप करने की कोशिश करते हैं अशोक जी का। अशोक जी, आपको आवाज मिल पा रही है?
चलिए अशोक जी से दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। मुझे लगता है कुछ तकनीकी खामी के चलते संपर्क नहीं हो पा रहा है। हमारे साथ सपा प्रवक्ता भी मोहम्मद अब्बास जी जुड़े हुए हैं। मोहम्मद अब्बास जी, लोकसभा चुनाव से ठीक पहले जिस तरीके से आज महिला आरक्षण बिल पेश किया गया, तो ये भी कहा जा रहा है विपक्षी पार्टियों की तरफ से कि ये एक ट्रम्प कार्ड है, चुनावी ट्रम्प कार्ड है। इसे आप किस तरीके से देखते हैं? कि नरेंद्र मोदी की सरकार तो हर चीज को चुनाव के रूप में लेती है। जी समिट हुआ अभी, जी समिट को उन्होंने पूरा चुनावी मोड में लेकर जो गंभीर मुद्दों को भी उन्होंने बहुत हल्के में लिया और सिर्फ मोदी जी ने अपना प्रचार किया। यही हाल महिला आरक्षण बिल का है। समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल का इसमें जो विरोध है वो यही है, क्योंकि सबसे पहले 1996 में जनता दल ही ये सरकार थी, तब हम लोग ही इस बिल को लाए थे। तब बीजेपी ने इसका भरपूर विरोध करा था। उसके बाद 9 साल से अब लगातार मोदी जी की सरकार में पड़ा हुआ है, टालते रहे। लास्ट सेशन चल रहा है तो इन्होंने फिर जुमले की तरह से डाल दिया। संभावना नहीं है कि 22 तारीख तक ये पास भी हो जाए। अब पास नहीं होगा तो फिर आगे लटक जाएगा और फिर उसके बाद में जनगणना जोड़ दी गई है। राष्ट्रीय समाजवादी पार्टी का इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण और जरूरी था कि पिछड़े वर्ग की महिलाओं को आरक्षण इसमें सुनिश्चित किया जाना चाहिए। चलिए, आरक्षण सुनिश्चित किया जाना चाहिए था जी। हाँ, बिल्कुल पिछड़े वर्ग की महिलाओं का आरक्षण इसमें होना चाहिए। समाजवादी पार्टी इसकी लड़ाई लड़ रही है और आगे भी लड़ती रहेगी। चले, हमारे साथ अशोक बजाज जी, आपको आवाज मिल पा रही है? हाँ जी, मिल रही है जी। अशोक जी, महिला आरक्षण को लेकर आपकी प्रतिक्रिया और लगातार जो सवाल उठाए जा रहे हैं, जैसा कि कांग्रेस की प्रदेश सचिव हमारे साथ नवनीता टिर्की जी जुड़ी हुई हैं, उनका ये सवाल है कि एक जो क्लॉज यहाँ पर ये है कि महिला आरक्षण बिल का तो वो समर्थन कर रही हैं, लेकिन उसके साथ साथ सवाल भी उठा रही हैं कि जनगणना पहले होनी चाहिए, जनगणना के बाद ही इम्प्लीमेंट होगा। देखिए बहन जी, नारी शक्ति वंदन अधिनियम विधेयक आया है। महिलाओं को 33% देने का एक प्रावधान है और मोदी सरकार का ये बहुत ही पवित्र इरादा है और इस इरादे को पूरा करने के लिए पूरे देश में खुशी है और लोगों में एक प्रकार से नया उमंग है। अब हमारा निवेदन है कि सभी पार्टियों को, चाहे विपक्ष के हों चाहे पक्ष के हों, सबको जन भावनाओं के अनुरूप आदर करते हुए, जन भावना का आदर करते हुए इस बिल का समर्थन करना चाहिए, किंतु परंतु जोड़ने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। किंतु परंतु इसलिए जुड़ रहा है कि ये किस तरीके से, किस आधार पर लागू होगा। अशोक जी, क्योंकि काफी लेट लतीफी से आप तकनीकी खामी के चलते आपसे संपर्क नहीं हो पाया, लेकिन सवाल मोहम्मद अब्बास के भी हैं और सवाल हमारे वरिष्ठ पत्रकार के भी हैं, साथ ही नवनीता जी का भी सवाल है। तो वो सारे सवालों के हम चाहते हैं थोड़ा सा आपको ज़्यादा समय देकर उन सवालों के जवाब ले लेते हैं। जैसा कि श्रीकांत जी ने कहा कि जो अर्बन और रूरल क्षेत्र हैं वहां पर किस तरीके से ये लागू होगा, महिला आरक्षण बिल किस आधार पर लागू किया जाएगा, उसको भी थोड़ा सा डिफाइन करिएगा। अभी विधेयक में स्पष्ट है कि पूरे लोकसभा और जितने भी निर्वाचित संस्थाएं हैं, चाहे विधानसभा हो, पंचायतों में, नगरीय निकायों में तो पहले से लागू है, लेकिन विधान मंडलों में और लोकसभा में ये लागू नहीं था। पिछली बार ये प्रयास हुआ, राज्यसभा में पास भी हो गया था, लेकिन पास नहीं हो पाया। कांग्रेस सरकार की नीयत नहीं थी, लोगों को लड़ा झड़का कर। नवनीता जी तो कह रही है कि ये कांग्रेस सरकार की ही पहल है जो आज ये महिला आरक्षण बिल पेश हो सका है। हाँ बिल्कुल, महिला आरक्षण बिल पेश हुआ है और इसके लिए सौभाग्य की बात है कि नए सदन में, नए संसद भवन का पहला बिल आया है, नारी शक्ति के नाम पर आया है। ये देश के लिए सौभाग्य की बात है और इसीलिए हमारे मेघवाल जी ने कहा, यत्र नार्यस्तु पूज्यस्ते रमन्ते तत्र देवता, यानी जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवताओं का वास होता है। तो नए संसद भवन में अगर पूरे
खुले मन से इन्होंने इसको पास कर दिया, सर्वानुमति से पास कर दिया, तो उस संसद भवन में एक प्रकार से सदा सदा के लिए देवताओं का वास भी रहेगा, ऐसा मानना है, सनातन धर्म का मान्यता है। और अगर ये पास हो जाता है तो आज की जो संख्या है 82, अभी वर्तमान में 82 महिला सदस्य हैं, इसकी बढ़कर 181 हो जाएगी, 82 हो जाए, हाँ 181-82 हो जाएगी। और 181 ये हो बहुत जाएगी। बड़े सौभाग्य की बात है कि इतनी महिलाएं जब आएंगी तो इस नए भारत में, नए भारत की नारी भी विधान बनाने में, संविधान बनाने में अपना पूरा योगदान देंगी और उनकी बुद्धिमत्ता से ये देश का संचालन होगा। ये कितने बड़े सौभाग्य की बात है, इसका सभी विपक्षी दलों को, सबको स्वागत करना चाहिए, किंतु परंतु छोड़ देना चाहिए। एक किंतु परंतु के कारण अच्छा था, अब ये किंतु परंतु ना हो, इस बात का ध्यान रखें। चलिए, किंतु परंतु का आधार है और इसीलिए मोहम्मद अब्बास जी भी आप आरक्षण को लेकर जिक्र कर रहे थे कि उससे पहले भी जातीय जनगणना का जिक्र, और यहाँ पर जिस तरीके से मोहम्मद माफ कीजिएगा अशोक बजाज जी कह रहे हैं किंतु परंतु को दरकिनार कर देना चाहिए, इत्तेफाक रखते हैं इस बात से? देखिए, किंतु परंतु 9 साल से मोदी जी लटकाए बैठे थे, किंतु परंतु वो कर रहे थे, हम कर रहे थे। हमें संशय है और संशय नहीं, यकीन है, इस चुनावी जुमला देने के लिए इस बिल को अटेंडम लाएंगे, चर्चा के नाम पर, उसके नाम पर बिल पास नहीं होगा। और जब तक पिछड़े वर्ग की महिलाओं को आरक्षण नहीं दिया जाएगा, समाजवादी पार्टी का संघर्ष रखेगी। पिछड़े वर्ग की महिलाओं को उसका आरक्षण मिलना चाहिए। क्यों नहीं मिलना चाहिए पिछड़े वर्ग के आरक्षण का? क्यों आरक्षण के खिलाफ ये पूरी सरकार हो रही है? सब जगह से आरक्षण समाप्त किया जा रहा है, नौकरियों से आरक्षण समाप्त किया जा रहा है, शिक्षण संस्थानों से आरक्षण समाप्त किया जा रहा है, बैकलॉग आरक्षण का नहीं भरा जा रहा है। इतनी सरकार पिछड़ों विरोधी, आरक्षण विरोधी इतनी सरकार क्यों है? संविधान आरक्षण की बात करता है, ये आरक्षण देने से क्यों कतराती है भारतीय जनता पार्टी की सरकार? आरक्षण एक के बाद एक, हर कभी जाति के नाम पर आरक्षण है, कभी धर्म के नाम पर आरक्षण, अब महिला आरक्षण को लेकर भी सवाल और एक लंबे अरसे से मांग, लगातार आरक्षण आरक्षण। लेकिन आरक्षण की जरूरत क्यों मान पड़ती है और इसी में राजनीति जो है वो उलझ कर रह जाती है? हमारे इस चर्चा में वापस लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद, क्योंकि आरक्षण, पिछड़ा वर्ग को लेकर आरक्षण की मांग समाजवादी पार्टी की, और इसको लेकर आगे भी ये मांग बढ़ती जाएगी। इस प्रकार महिला आरक्षण को लेकर एक कई सवाल भी जहन में उठ रहे हैं और कई महिलाएं इस बात का समर्थन भी कर रही हैं, तो कई सामर्थ्य को लेकर सवाल भी उठा रही हैं। महिला आरक्षण बिल आज नई सदन में पेश किया गया। इतिहास के पन्नों में ये दिन दर्ज किया जाएगा, क्योंकि ये मांग एक लंबे अरसे से थी। लेकिन यहाँ पर महिला आरक्षण को लेकर सवाल भी खड़े हो रहे हैं, क्योंकि इसे चुनावी ट्रम्प कार्ड भी बताया जा रहा है विपक्षी पार्टियों की तरफ से। हमारे साथ लगातार खास मेहमान जुड़े हुए हैं। अशोक बजाज जी, आपका रुख कर लेते हैं। मोहम्मद अब्बास का ये सवाल था कि पिछड़े वर्ग के आरक्षण की मांग को लेकर समाजवादी पार्टी अड़ी रही है और आगे भी अड़ी रहेगी, तो इसको लेकर कोई विचार? देखिए, ये वो उनकी पार्टी का सोच है, इसमें हमें कुछ नहीं कहना है। लेकिन आरक्षण का पर और आरक्षण ये कैसे संभव है, कहाँ संभव है, ये आपको देखना होगा। क्योंकि ये मामला महिलाओं से जुड़ा हुआ है और महिलाओं को आरक्षण मिले, इसके लिए उन्हें खुले मन से समर्थन करना चाहिए। अब ये इस तरह समानता भी जरूरी है। अगर देखा जाए, आरक्षण देने से शक्ति बढ़ती है, इस बात को मानते हैं अशोक जी? जी, आरक्षण देने से शक्ति बढ़ती है, इस बात को मानते हैं? बिल्कुल, आरक्षण देने से बढ़ेगा और सभी वर्ग के लोग आएंगे। इसमें अगर महिलाओं को आरक्षण मिलेगा तो अब ये पार्टियां क्या करेंगी? पार्टियों को चाहिए कि उन वर्ग के लोगों को बढ़ावा दे, अपने पार्टी में टिकट दे। लेकिन कभी ये लोग इतना महत्व देते नहीं है। और जब ये बिल आया है तो बिल में अड़ंगाबाजी करने के लिए, अपनी पब्लिसिटी करने के लिए ये इस ढंग से कंडीशन ला रहे हैं। वरना इस बिल में ऐसी कोई बात नहीं है। बिल को स्वच्छ मन से पास करना चाहिए, सहयोग करना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। चलिए, मोहम्मद अब्बास जी, आप लोगों की ऐसी नियत नहीं है,
आपने सुना अशोक बजाज जी का ये कहना है, और आप अशोक बजाज जी जी एक मुंह से इसके दो बाद कथन कर श्रीकांत रहे जी का रुख करेंगे जी। हैं। अभी एक मुंह से दो कथन कह रहे हैं अशोक बजाज जी, मेरे भाई हैं। ये कह रहा है कि आरक्षण से मजबूती मिलती है, तो हम भी तो ये कह रहे हैं कि पिछड़े वर्ग की महिलाएं कितना भी टिकट दो, तो समाजवादी पार्टी पिछड़े वर्ग की महिला को दे देगी, भाजपा अगले वर्ग की देगी। वो संपन्न है, साधन संपन्न है, वो जीत जाएंगे। पिछड़ों को आरक्षित कर दो ना, उस सीट पे आरक्षण वाली ही दी जाएगी। तुम्हें क्या दिक्कत है इस बात में? भाई आरक्षण तो फिक्स हो जाएगा ना, चाहते हुए भी आदमी टिकट नहीं काट सकता, वरना कोई पार्टी उस पर आरक्षण देगी। दूसरी जो जनरल कोटे से लाते कि जनरल कोटे जाहिर बात है वो जीतने की क्षमता ज्यादा होती है, क्योंकि पहले से मजबूत है, उनका परिवार सबल है। आप पिछड़ा जो कमजोर है, जो महिला इनसिक्योरिटी और कमजोरी नजर आ रही है मोहम्मद अब्बास जी। देखिए मेरा कहना यह है, पिछली जातियां जितनी भी जातियां, मैं सबकी बात कर रहा हूँ, मैं कोई एक जाति की बात नहीं कर रहा हूँ। जब एक कोटा फिक्स हो जाएगा, एक आरक्षण फिक्स हो जाएगा पिछड़े वर्ग की महिला का, तो संबंधित सीट पर चाहे भाजपा दे चाहे कांग्रेस दे, वहां से पिछड़े वर्ग की महिला ही लड़ेगी। अब ये कहना साहब अपना कोटा बढ़ा दो, अपना कोटा बढ़ा दो, तो किसी पार्टी ने दे दिया तो जो जनरल की होगी, पता चला भाजपा क्योंकि सब खेल में माहिर है, उसमें जनरल को देंगे और जिता ले जाएंगे ज्यादा ज्यादा। तो हम चलिए श्रीकांत जी का रुख कर लेते हैं। श्रीकांत जी, आरक्षण की लड़ाई अब छिड़ चुकी है। जिस तरीके से आज महिला आरक्षण पर हम हालांकि बात कर रहे हैं, महिला आरक्षण बिल पेश हुआ, उसको लेकर किस आधार पर इसके आगे आने वाले समय में क्या कुछ बदलाव देखने को मिलेंगे, और लोकसभा में आज ये बिल पेश किया गया है। अभी कुछ कानूनी दावपेच बाकी रह गए हैं, 15 साल तक इसकी जो अवधि होगी, और इसके बाद फिर से एक बार लोकसभा को यह अधिकार होगा कि पुनर्विचार इसको आगे बढ़ाया जाना चाहिए, नहीं बढ़ाया जाना चाहिए, इस पर फैसला लोकसभा का होगा। तो अब इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? जिस तरीके से हमारे साथ समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं वो कह रहे हैं कि पिछड़ा वर्ग आरक्षण भी बेहद जरूरी है। अब्बास भाई अपनी पार्टी की बात रख रहे हैं, यहाँ पे अशोक भाई अपनी पार्टी की बात रख रहे हैं, यहाँ पे नवनीता जी अपनी पार्टी को अपना वो जो महिला आरक्षण के आज जो बिल पास हुआ है उसका क्रेडिट लेना चाहती है। सबसे पहली बात है, वो जो महिला यानी पिछड़ी जातियों की महिलाओं के बारे में बात कर रहे हैं, सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो महिला आरक्षण का बिल है उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा वो देखना चाहिए। वो जरूर उसमें पिछड़ी जातियों की महिलाओं के लिए अगर कुछ होता है तो अच्छी बात है, उसमें कुछ दोहराया नहीं जा सकता। लेकिन ये जो बिल पास हो रहा है वो किस तरह से होगा, इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा। मैं एक बात बता देना चाहता हूँ, आज तक के अपनी राजनीति में देखा जाए तो कितनी महिलाओं ने एक अपने इस देश के ऊपर अपनी एक छाप छोड़ी है। देखिए एक इंदिरा गांधी जी थे जो पूरे देश में वर्ल्ड के लिए एक आइकॉन बन गई थी, जिन्हें आयरन लेडी माना जाता था, सही है। दूसरे पक्षों में अगर देखा जाए, अभी फिलहाल में देखा जाए तो पश्चिम बंगाल के ममता दीदी जी रहेंगे, बीजेपी के अपनी जो विजया राजे सिंधिया जी है, बहुत सारे एग्जांपल हैं जी। लेकिन जो जिस तरह से महिला एक अच्छा ज्यादा से ज्यादा इस पूरे देश में अपने को एक आगे लेना चाहती है, आना चाहिए। आज मैं देखता हूं कि राजनीति में आने के लिए अच्छे लोग ही कतराते हैं, पुरुष लोग आने के, क्योंकि यहाँ का माहौल ही इतना खराब हो चुका है। क्योंकि यहाँ पे आने के बाद में बहुत सारे दावपेच खेलने पड़ते हैं, क्योंकि सीधी तरह से तो राजनीति कभी भी चलती ही नहीं है और न चलेगी इसके आगे भी। ऐसे में ये महिलाओं को आरक्षण देके राजनीति में आना, अच्छी क्वालिफाइड सुशिक्षित महिला कितने आएंगे आगे, ये भी देखना पड़ेगा। बिल्कुल, ये तथ्यात्मक बातों का जिक्र किया है आपने श्रीकांत जी। अशोक बजाज जी, जैसा कि जो सवाल है, श्रीकांत जी के सवाल का जवाब फिलहाल नहीं मिला था कि आखिर ये किस तरीके से इसका इम्प्लीमेंटेशन होगा, तो हम चाहेंगे कि उसमें थोड़ा सा प्रकाश डालें आप। किस तरीके से आने वाले समय में महिला आरक्षण का जो बेनिफिट है वो महिलाओं को मिल सकेगा, किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाएगा? देखिए बहन जी, पहले तो ये बिल अभी प्रस्तुत हुआ है, इसमें सभी लोगों के विचार आएंगे। तो पहले से बना ली जाती है ना, अगर कोई विधेयक, कोई बिल पेश किया जाता है तो रणनीति बनाने के बाद ही पेश किया जाता है। जी, पास हो जाएगा उसके बाद फिर ये इसका रूल बनेगा, कैसे इम्प्लीमेंट करना है इसके बारे में तो रूल बाद में बनेगा ना। पहले विधेयक तो पास हो जाए, कानून का रूप ले ले। अगर सारे दल चाहते हैं, देश के सारी राजनीतिक पार्टियां चाहती हैं कि महिलाओं को आरक्षण दिया जाए, नारी शक्ति का सम्मान किया जाए,
तो पहले बिल पास होगा और उसके बाद जब ये विधेयक जो है कानून का रूप ले लेगा, उसके बाद इसकी नियम प्रक्रिया अलग बनेगी, रूल्स अलग बनेंगे। तो इसके लिए अभी हमें इंतजार करना पड़ेगा। अभी तो ये है कि जो कंडीशन है बिल में, उस कंडीशन पर अभी चर्चाएं होंगी और इसके लिए समय है कल का। कल सभी लोगों से विचार मंथन के बाद फिर हालांकि सदन में कल विस्तार से इस पर डिबेट भी होगी। कल सदन में इसको लेकर चर्चा की जाएगी और काफी महत्वपूर्ण दिन रहने वाला है सदन का। कल नई सदन में जिस तरीके से इस महिला आरक्षण बिल को लेकर चर्चा की जाएगी। नवनीता टिर्की जी, आपका रुख कर लेते हैं। नवनीता जी, जैसा कि देखा जाए, सवाल उठाया अशोक बजाज जी ने कि कांग्रेस की मंशा ही नहीं थी कि इस बिल को पेश किया जाना चाहिए, इस तरीके का सवाल उठाया गया। ये तो कांग्रेस का ही आपका ब्रेन चाइल्ड है। ये तो क्या बोले अशोक बजाज जी को, इसमें हम लोग तो इसको डिनाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये कांग्रेस की ही मांग थी। चलो देरी आए दुरुस्त आए तो हम लोग इसको स्वागत करते हैं। इस बिल पास होने के लिए हम लोग बहुत खुश है कि हमारा जो मांग था, कांग्रेस पार्टी, हमारे जो स्वर्गीय, मैंने जो पहले भी बोला था, स्वर्गीय राजीव गांधी का ये सपना था कि 33% आपका महिला संरक्षण सीट दिया जाए। एंड मैं बीजेपी पार्टी को ये बोलूंगी कि इस 2024 इलेक्शन से पहले इस बिल को पास करके इतने उन लोग जो क्रेडिट कमाना चाह रहे हैं, ये क्रेडिट उन लोग कितने दूर तक ये माइलेज उनको मिलेगा, ये बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है हमारे लिए। पहली बात है, क्योंकि ये उन लोग एक जो पोलराइजेशन पॉलिटिक्स जो उन लोग खेलना चाह रहे हैं वो नहीं हो सकता है, क्योंकि हमारी जो जनता है वो भी आजकल जागरूक हो रही है। उनको मालूम है कि कहां से क्या कब हुआ था और कब इम्प्लीमेंट हो रहा है। उनको इतने साल क्यों लग गए इस बिल को पास करने में, और आज भी उन लोग बोल रहे हैं कि इसमें बहुत सारे क्लॉज है, इसमें बहुत सारे नियम है, उनमें तर्क वितर्क और भी बहुत कुछ होगी, चर्चा होगी, डिबेट होगी। इतना डिबेट और इतनी कुछ की जरूरत क्या थी, क्योंकि इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए काफी सालों से इंतजार कर रही है हमारी भारत की जनता, और हम लोग इसको इम्प्लीमेंट होते हुए देखना चाहते हैं। इसको हम लोग वर्कआउट करना चाहते हैं। फिर इतना अभी भी जो ये जो उन लोग बोल रहे हैं इसमें इतनी चिंता करने का किंतु परंतु की बात नहीं है। किंतु परंतु की बात तो जरूर रहेगी, क्योंकि आप लोग इसको इम्प्लीमेंट तो कर चुके हैं। कि आप लोग बोल रहे हैं कि नहीं, आई मीन टू से लाइक आप लोग इसको पास कर चुके हैं, लेकिन इम्प्लीमेंट कब होगा? बिल्कुल, छोटी सी फिर से क्लॉज लगा दी है। उसके लिए इन्होंने कहा, जिक्र किया अशोक जी ने कि उसके लिए रूल बनाए जाएंगे। अभी थोड़ा सा अधर्मी चीजें हैं, तब जाकर 9 साल लग गए इन लोग को रूल्स बनाते हुए। 9 साल क्या कम है किसी के लिए? 9 साल में उनको अभी भी वो ये कह रहे हैं कि हमें ये उनमें रूल्स लागू करने की जरूरत है। ये 2024 से पहले उन लोग जो ये माइंड गेम जो कर रहे हैं इसको इम्प्लीमेंट कर दिए और सोच रहे हैं कि इससे वोट 2024 का माइंड गेम इसे माना जा रहा है अशोक बजाज जी। और क्रेडिट और माइलेज किस तरीके से मिलेगा, ये क्वेश्चन मार्क है जो विपक्ष लगा रहा है। देखिए, इस बिल को राजनीतिक नजरिए से नहीं देखना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को राजनीतिक लाभ लेने के लिए ऐसा कर रही है, तो फिर इतना देरी क्यों? और सवाल विपक्ष की तरफ से इसीलिए उठाए जा रहे हैं अशोक जी, क्योंकि अब आगामी लोकसभा चुनाव से पहले विधानसभा चुनाव, और उससे ठीक पहले महिला आरक्षण बिल पेश किया जाता है। 27 साल बाद एक जद्दोजहद के बाद ये बिल सदन में पेश होता है, तो सवाल तो विपक्ष उठाएगा ना। देखिए, विपक्ष का काम है सवाल उठाना, ये हमको कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है, लेकिन आप जवाबदेही तो बनती है। आप स्वागत कर रहे हैं तो उसका समर्थन करिए और समर्थन करके उसको सर्वसम्मति पारित करिए। क्लियर करिएगा क्रेडिट और माइलेज किस तरीके से इसका मिलेगा आने वाले समय में, थोड़ा सा राज्यसभा में पहले पारित हो चुका है। अब इसमें अगर आप किसी तरह से किंतु परंतु करेंगे तो अच्छी बात नहीं है। दूसरी रही बात रूल्स बनाने की, तो कोई भी कानून बनता है तो उसका इम्प्लीमेंट के लिए नियम प्रक्रिया बनते हैं। अभी तो ये जब कानून ही नहीं बना है तो नियम प्रक्रिया पहले से कैसे बन जाएगा? पहले कानून बनने दीजिए। कानून संशोधन अभी आया, संविधान संशोधन आया है, इस संशोधन होने दीजिए, उसके बाद उसके आप तैयार नहीं है, मतलब रणनीति के तहत ये तैयारी नहीं है क्या अशोक जी
नहीं, वो स्वाभाविक प्रक्रिया है। कोई भी कानून बनेगा तो उसके नियम प्रक्रिया तो लागू करने की नियम प्रक्रिया तो बाद में बनेगी ना। पहले तो कानून बनेगा, कानून का रूप ले ले। अभी तो ये चर्चा में आया है, आपको विस्तृत रूप से चर्चा करने का अवसर दिया गया है, आपको अपना विचार रखना चाहिए। फिलहाल विस्तार से डिबेट सदन में होगी, लेकिन मुझे लगता है जब भी कोई मकान बनाया जाता है तो उसका नक्शा पहले पास करा लिया जाता है और नींव भरने के साथ ही उस मकान का निर्माण कराया जाता है। तो ये जो चीजें हैं एक रणनीति के तहत की जाती हैं। तो मुझे लगता है ये एक पुख्ता जवाब नहीं है जिस तरीके से जो विपक्ष सवाल उठा रहा है, जवाबदेही। और अगर इसे क्लियर करना चाहिए था आपको, खैर कोई बात नहीं। और जब ये जो अभी बिल आया है, ये पहले कानून का रूप ले ले, पहले इसके बाद फिर कैसे चुनाव आयोग की क्या भूमिका होगी, कानून मंत्रालय क्या भूमिका होगी, इससे सब चीजें तो बाद में आएंगी ना। पहले तो इस बिल को पास तो करें, इसका स्वागत कर रहे हैं तो इसका समर्थन भी करें, और जो लोग विरोध कर रहे हैं उनको मुंहतोड़ जवाब दें कि यह महिला विधेयक आया है, महिला आरक्षण विधेयक, इसका किसी को विरोध करने में मुझे लगता है राजनीति जगत से जुड़ी हुई महिलाएं जो है वो इस बात का इतना विरोध करती हुई नजर नहीं आ रही हैं अशोक बजाज जी, जितना कि जो सोशल एक्टिविस्ट हैं या जो आम महिलाएं हैं, जो छोटे मोटे जो प्राइवेट सेक्टर से जुड़ी हुई हैं, वो जरूर कुछ आपत्ति उठा रही हैं महिला आरक्षण बिल को लेकर। तो इस तरीके की प्रतिक्रियाएं भी निकलकर सामने आ रही हैं। मोहम्मद अब्बास जी का रुख कर लेते हैं। मोहम्मद अब्बास जी, लोकसभा चुनाव से ठीक पहले जो ये महिला आरक्षण बिल पेश किया गया आज सदन में, पीएम मोदी का महिला आरक्षण वाला जो ये दांव है 2024 के लिहाज से आप किस नजरिए से देखते हैं? क्या चुनाव की रूपरेखा जो है वो पलट जाएगी? कितने भी दाव मारे, इंडिया की बिसात इतनी बड़ी बीत चुकी है कि जिस बिल को 9 साल से अटकाए रहे, ना कोई नियम सोचे ना बनाए, क्योंकि करना तो था नहीं जी, करना तो था नहीं, अब करना नहीं तो टालना था। ये तमाम पीएसओ बेच देते हैं, पोर्ट बेच देते हैं, रेल बेच देते हैं, एयरपोर्ट बेच देते हैं, बिना पूछे बिना नियम बनाए एनपीए कर देते हैं लाखों करोड़ का। अपने मित्रों को जब बांटना होता तो कुछ से पूछा नहीं जाता, कोई कानून पहले बनाए होते हैं। लेकिन जब देश की महिलाओं के सम्मान की बात आती है तो 9 साल से मजबूत कोई मतलब भाजपा पूर्ण बहुमत में है, पूर्ण बहुमत के 9 साल काटने के बाद जब इंडिया की बिसात बिछ गई, जब घोसी के चुनाव का नतीजा आ गया कि उत्तर प्रदेश में इतने बड़े मार्जिन से भाजपा हारी है, उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर सुपड़ा साफ होने जा रहा है, इतना बड़ा रोल उत्तर प्रदेश भाजपा की सफाई का तय करेगा, उससे डरकर ये लॉलीपॉप लाए हैं कि सब हमने आरक्षण दे दिया, अब आगे देखेंगे। देता होता तो नियम कायदे बनाते। पिछड़े घरों की महिलाएं जो गांवों में, खेतों में, कल्याणों में काम करती हैं, पिछड़े वर्ग की महिलाएं, दलित महिलाएं, उनके आरक्षण तय करो, उनको आरक्षण दो, क्योंकि वो गरीब महिलाएं हैं। टिकट नहीं मिल पाने का हम भी जानते हैं, कोई पॉलिटिकल दल नहीं देगा, क्योंकि सबको मालूम है अगर सीट जनरल होगी तो आरक्षित वर्ग की महिला कभी भी नहीं जीत सकती। लेकिन सीट आरक्षित हो जाएगी तो चाहे किसी को अपने नौकर को लड़ाना पड़े, किसी को लड़ाना पड़े, उसकी मजबूरी होगी कि पिछड़े वर्ग की महिला को लड़ाना पड़ेगा। कोई भी आ जाए, क्योंकि लड़ नहीं सकता। लेकिन मोदी जी का ये लॉलीपॉप है, मोदी जी का ये धोखा है। आप देख लेना, परसों तक 22 तक इस पे मतदान नहीं हो पाएगा और खुद भाजपा के लोग उसे टालना चाहते हैं चुनाव के बाद कि साहब हम तो ले आए थे। अरे 9 साल से तुम लाए नहीं, पूर्ण बहुमत था, रात को 8 बजे खड़े होकर कह देते हो नोटबंदी, आरबीआई को कहते हैं कैशलेस इकोनॉमी, जिसको चाहते हो कर देते हो। चुनाव आयोग के खिलाफ, चुनाव आयोग के लिए, सुप्रीम कोर्ट को काट करने के लिए रातों रात अध्यादेश ले आते हो, बिल ले आते हो, जो अपनी मर्जी की चीज, जो सारे काम कर ले तो कोई नहीं रोक रहा, किसी का विरोध नहीं समझ रहे। लेकिन महिला आरक्षण के नाम पर जो ये घालमेल का खेल भारतीय जनता पार्टी कर रही है, देश की महिलाएं उसे बर्दाश्त नहीं करेंगी। खास तौर से पिछड़े वर्ग की महिला देख रही हैं, फूलन देवी के वंशज देख रहे हैं, बिंदपाल, कश्यप, मौर्य, पासी और पटेल। अशोक बजाज जी, क्या दिक्कत क्या है जब हम समानता की बात करते हैं,
हम आरक्षण की बात करते हैं तो महिला आरक्षण बिल पेश हुआ है, तो जाहिर सी बात है वो चाहे हर वर्ग की कोई भी किसी भी जाति की महिला हो, किसी भी जाति वर्ग का हम जिक्र करते हैं तो समानता का तो जिक्र किया जाता है सत्ता पक्ष की तरफ से हमेशा। दिक्कतें क्यों आ रही हैं, क्यों इस पिछड़ा आरक्षण को लेकर कोई प्रतिक्रिया उचित निकलकर सामने नहीं आती? समानता नहीं आ सकती जब तक अवसर न दिए जाए। अभी मेरे भाई ने कहा था कि आरक्षण से पिछड़े और कमजोर लोग मजबूत होते हैं, आरक्षण से मजबूती मिलती है। तो जब महिलाओं को मजबूत कर रहे हैं तो पिछड़े वर्ग की महिलाओं को भी मजबूती दीजिए ना। जब भाजपा वाले मानते हैं कि आरक्षण मिलने से कमजोर वर्ग को मजबूती मिलती है, तो पिछड़े वर्ग की महिलाओं को मजबूती। चलिए इस बात के जवाब दीजिएगा अशोक बजाज जी, इसके बाद रुख करते हैं नवनीता जी का। जी अशोक जी, आप सुन पा रहे हैं? हाँ जी बोलिए। जी इस बात का जवाब दीजिएगा, आप मोहम्मद अब्बास को सुन पा रहे होंगे, इस बात का जवाब दीजिए। बढ़ते हैं आगे, नवनीता जी का रुख करते हैं। देखिए अब्बास जी, पहले ये बता दें कि अभी तक उन्होंने पिछड़े वर्ग के कितनी महिलाओं को टिकट दिया है ना। पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए उनके मन में, उनकी पार्टी के लोगों का मन में कितना सम्मान है ये बताएं। जब टिकट देने की बारी आती है तो बंबई से बुला के लोगों को टिकट देते हैं, सांसद बनवाते हैं, और वो पार्टी आज अगर जिस ढंग से ये प्रोपेगेंडा कर रही है ये तो गलत है। अब्बास जी आप सोचिए, फूलन देवी को चंबल से उठाकर संसद भवन तक नेताजी ने पहुंचाया था, याद रहे, इतिहास याद रखिए। चंबल से उठा के पिछले की बेटी को। ठीक है, सभी को पता है मोहम्मद अब्बास जी, मुझे लगता है ये सभी जानते हैं। काम समाजवादी पार्टी ने किया था, याद रखिए। यही तो मैं कह रहा हूँ कि इस ढंग से महिला आरक्षण हो जाएगा तो इनकी संख्या सुनिश्चित हो जाएगी। आने वाले समय में 182 सांसद महिला बैठेंगी, 182 सांसद महिला बैठेंगी। अशोक जी 182 नहीं, करेक्ट कर दूं आपको 181। जी आघात क्यों कर रहे हैं? ठीक है, हमारा पिछड़ों से कोई विरोध नहीं है। आपको इस बिल का स्वागत कर रहे हैं तो समर्थन करना चाहिए, महिलाओं के प्रति सम्मान का इजहार करिए और इस बिल को पास करिए ताकि ये कानून का रूप ले सके। इसके लिए समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और अन्य सभी विपक्षी नवनीता जी का रुख कर लेते हैं। नवनीता जी, महिला आरक्षण वाला जो दांव है 2024 में क्या कुछ तख्ता पलट यहाँ पर देखने को, बदलाव देखने को मिलेगा इस महिला आरक्षण को लेकर अगर जिक्र किया जाए? नवनीता जी। जी हाँ, हम लोग कोई विरोध नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस दल बिल्कुल ही विरोध नहीं कर रही है इस महिला आरक्षण बिल पास होने की वजह से। ये तो हम तो तहे दिल से इसका स्वागत कर रहे हैं। हमारा सवाल ये है कि इम्प्लीमेंट होगा तो कब होगा? 9 साल लग गए इन लोग को रूल्स बनाते हुए। दूसरी बात है कि ठीक लोकसभा से पहले ये बिल पास करने की मतलब वजह क्या थी? इससे पहले क्यों नहीं हुआ? इतने सालों से ये मांग किए जा रहे हैं हम लोग। उसके साथ है कि आज एक ये भी मुद्दा उठ के आया है कि आज गणेश चतुर्थी के बहुत ये अच्छे दिन है, तो इस दिन पे हम लोग इस महिला आरक्षण जो है ये इस बिल को हम लोग पास कर रहे हैं। तो ये गणेश चतुर्थी के साथ ये बिल का कोई संपर्क मुझे दिखाई नहीं देता है। और शुभ दिन तो हर दिन ही हमारे भारतवासियों के लिए शुभ होता है। और जैसे कि संसद में हमारे नेता अधीर रंजन चौधरी ने आज बोला, जैसे ये जो इंडिया जो है, इंडिया और भारत में कोई डिफरेंस नहीं है। भारत मतलब इंडिया, इंडिया मतलब भारत, और ये जो देश है ये हम सब के लिए है, कोई पर्टिकुलर कोई जाति के लिए है नहीं। तो इसमें ये बिल पास होने के साथ साथ हर एक चीज, अगर छोटे छोटे चीज को हम लोग माइनरली अगर हम लोग सोचे तो ये गणेश चतुर्थी के दिन में, शुभ दिन में आज ये बिल पास हो रही है। फिर ये जनगणना के बाद ये इम्प्लीमेंट होगा। तो हमें ये सब समझ में नहीं आ रहा है ये बिल पास। चलिए, नवनीता जी का ऐतराज इस बात को है कि जनगणना को लेकर आपत्ति क्यों, और जनगणना कब होगी और उसके बाद ही इम्प्लीमेंट कब होगा महिला आरक्षण बिल का? फाइनल कमेंट अशोक जी आपका। देखिए बहन जी, अभी तो चर्चा में है विधेयक, इसमें चर्चा में
इनके सांसदों को इस विषय को रखना चाहिए। अभी तो सबको बोलने का अवसर मिलेगा, सबसे सुझाव मांगे जाएंगे और सर्वसम्मति से कानून बनेगा, और ये कानून बनेगा उसको पूरी देश इसको लागू करेगा, सब पूरे देश इसका स्वागत करेगा। आज गणेश चतुर्थी का दिन है। गणेश चतुर्थी के दिन शुभ दिन में ये शुभ काम हो रहा है और यहाँ की 51% आबादी को एक नया अवसर प्रदान करने के लिए एक मोदी सरकार ने अवसर लाया है। तो इसका मैंने स्वागत अन्य विपक्षी पार्टियों को भी करना चाहिए और सहयोग करना चाहिए, समर्थन करना चाहिए, और आने वाले समय में एक नए भारत के निर्माण के दिशा में जो कदम उठाया गया है ये बहुत अच्छा शुभ संकेत है। क्यों गणेश चतुर्थी के दिन, ये शुभ दिन तो हर दिन ही हमारे लिए शुभ है। ये पर्टिकुलर जो ये शुभ गणेश चतुर्थी क्यों आ रही है और इसे धर्म से क्यों जोड़ा जा रहा है, ये सवाल है। ये जनगणना कब होगी? तो ये तो डिक्लेयर करना चाहिए था कि जनगणना कब होगी। इस तरीके से बिल पास करके भी इसका कोई नतीजा तो नहीं निकला है, इसका इम्प्लीमेंटेशन आगे भी होगा या नहीं? चलिए, इसका कानून बनाया जाएगा, विस्तार से सदन में कल चर्चा होगी। नवनीता जी क्लियर कर दें आपको, और कल चर्चा होने के बाद सर्वसम्मति के साथ जब पक्ष और विपक्ष की सहमति होगी, इसके बाद ही इस पर काम और कानून आगे बढ़ेगा, तभी इसका इम्प्लीमेंटेशन की हम उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन सवाल आपका जायज है कि जनगणना को लेकर आखिर क्यों कोई रुख निकलकर सामने नहीं आता सत्ता पक्ष का। अशोक जी, बार बार ये सवाल नवनीता जी की तरफ से किया जा रहा है। देखिए, नवनीता जी जो है बहुत अच्छी प्रवक्ता है और उन्होंने ये बात रखी है, तो इनके सदस्यों को ये बात रखनी चाहिए वहां। चलिए, ठीक बात है, आपने इस बात को रखना चाहिए। शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। महिला आरक्षण को लेकर खींचतान मची हुई है अगर देखा जाए। शुक्रिया अशोक जी, समय समाप्त होता है, चर्चा को आगे नहीं बढ़ा सकते। महिला आरक्षण को लेकर जिस तरीके से खींचतान मची हुई है, हालांकि कल सदन में इसे लेकर विस्तार से चर्चा की जाएगी और विस्तार से चर्चा के बाद ही, सर्वसम्मति के बाद ही इस पर आगे कार्यवाही जो है वो बढ़ेगी और क्या कुछ कानून किस तरीके से इसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा। लेकिन विपक्ष इस बात को लेकर सवाल उठा रहा है, अपनी अपनी पार्टियों के सवाल हैं कि किस तरीके से इसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा, किस आधार पर इम्प्लीमेंट किया जाएगा, और इस समय में यानी कि लोकसभा चुनाव से पहले इस तरीके से इस पर पहल क्यों की गई, ये भी विपक्ष का एक अहम सवाल यहां पर है। इसी के साथ मंथन में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।